नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने अध्याय 9 के भाग 3 में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया गया है, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड के बारे में आपने भाग 3 के अंतर्गत पढ़ लिया था। अब आपको पढ़ना है पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो भाग 4 के अंतर्गत आपको पॉलीसैकेराइड के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, भाग 3 में मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके आंसर्स आप सुन लीजिए। तो क्वेश्चन जो पहला मेरा था, कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो स्वाद में मीठा नहीं होता, तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं, पॉलीसैकेराइड। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया था हमने कि माल्टोज का निर्माण किससे होता है। तो माल्टोज का निर्माण किससे होता है? 2 अणु किसके? ग्लूकोज के 2 अणुओं से माल्टोज का निर्माण होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे किया गया था कि ट्रायोज का उदाहरण क्या है। तो ट्रायोज का उदाहरण क्या था? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरैल्डिहाइड। और उसके बाद आपको क्वेश्चन किया था चौथा, पादप शर्करा का उदाहरण। तो पादप शर्करा के उदाहरण कौन कौन से हैं? सुक्रोज और माल्टोज। फिर पांचवा क्वेश्चन आपसे किया था कि जंतु शर्करा का उदाहरण। तो जंतु शर्करा का एकमात्र उदाहरण कौन सा है? लैक्टोज। भाई पांचों क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल गए और उम्मीद है कि आप सभी जानते भी थे इसके आंसर्स। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। भाग 4 का पहला टॉपिक है पॉलीसैकेराइड। क्योंकि आपने मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड को पढ़ लिया था, तो अब आपको पढ़ना है पॉलीसैकेराइड। यहाँ पर इसका मतलब समझिएगा। पॉली का मतलब होता है अनेक। किसके अनेक? सैकेराइड अणुओं के। कौन से सैकेराइड? मोनोसैकेराइड अणुओं के। तो सबसे पहला टॉपिक यही है इसके बारे में, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि पॉलीसैकेराइड का निर्माण 10 से अधिक मोनोसैकेराइड अणुओं के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से होता है। ठीक है। पॉलीसैकेराइड का निर्माण किससे होता है? 10 से अधिक मोनोसैकेराइड के अणुओं के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ने से। ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है, जैसे मान लीजिए हमने बताया ना आपको, सुक्रोज का निर्माण किससे होता है। तो सुक्रोज का निर्माण एक अणु ग्लूकोज और इसी के साथ एक अणु कौन जुड़ा होता है? फ्रक्टोज। तो इन दोनों के जुड़ने से क्या बनता है? सुक्रोज। तो मान लीजिए ये ग्लूकोज अणु है और ये फ्रक्टोज अणु है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं? इसी बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है। तो इसी तरीके से जब पॉलीसैकेराइड का निर्माण 10 से अधिक मोनोसैकेराइड अणुओं से होता है, तो आपस में जो बॉन्डिंग होती है इन दोनों के बीच, वो कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखेंगे, पॉलीसैकेराइड हो या ऑलिगोसैकेराइड हो, इनका निर्माण मोनोसैकेराइड के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से होता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, पॉलीसैकेराइड का निर्माण किससे होता है। दूसरा पॉइंट, इनका आधारभूत सूत्र होता है C6H10O5 का होल n। यहाँ पर ये जो n है, यहाँ n मोनोसैकेराइड अणुओं की संख्या है। n क्या है? नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड एटम्स। तो मोनोसैकेराइड अणुओं की संख्या यहाँ पर n को दर्शाता है। पॉलीसैकेराइड का आधारभूत सूत्र क्या होता है? C6H10O5 का होल n। पॉलीसैकेराइड
पॉलीसैकेराइड जल में अविलेय होते हैं। अविलेय व स्वादहीन होते हैं, इसीलिए इन्हें शर्करा नहीं कहा जाता, क्योंकि शर्करा मीठे होते हैं। तो चूंकि ये मीठे नहीं होते हैं, आपको इससे पहले भी बताया गया था, क्योंकि ये मीठे नहीं होते हैं, पॉलीसैकेराइड मीठे नहीं होते हैं, इसीलिए हम इन्हें शर्करा नहीं कहते। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड के प्रकार। पॉलीसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं, इतना नोट कर लिया आपने। अब आप हेडिंग डालेंगे पॉलीसैकेराइड के प्रकार। तो पॉलीसैकेराइड दो प्रकार का होता है। पॉलीसैकेराइड दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? पहला होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड याद करते चलेंगे आप। पॉलीसैकेराइड दो प्रकार का होता है, होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड दो प्रकार का होता है, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। शब्दों को ध्यान देंगे। होमो का मतलब क्या होता है? समान, एक ही प्रकार का। होमो का मतलब होता है एक समान प्रकार का। हेटेरो का मतलब होता है विभिन्न प्रकार का। तो यहाँ पर क्या मतलब निकलता है? ऐसा पॉलीसैकेराइड जो एक समान प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब होता है, होमोपॉलीसैकेराइड यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसा पॉलीसैकेराइड, ऐसा पॉलीसैकेराइड जिसका निर्माण एक समान प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, आपने देखा ना पॉलीसैकेराइड है, तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण किससे होता है? मोनोसैकेराइड से। लेकिन मोनोसैकेराइड तो बहुत प्रकार के होते हैं ना, हमने आपको बताया है। तो वे मोनोसैकेराइड जो एक समान हो, मतलब ग्लूकोज, एक एग्जांपल ले लें, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। तो ग्लूकोज, कई सारे ग्लूकोज जुड़कर अगर कोई पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, तब उसे हम क्या कहेंगे? होमोपॉलीसैकेराइड। क्योंकि वो पॉलीसैकेराइड किससे मिलकर बना है? सिर्फ एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड अणु से मिलकर बना है। तो ऐसे पॉलीसैकेराइड जिनका निर्माण एक समान प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं से होता है, उन्हें हम होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। उदाहरण: सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, डेक्स्ट्रिन व इनुलिन आदि। इतने एग्जाम्पल हैं जो ऐसे पॉलीसैकेराइड हैं जो एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल सेलुलोज का ले लें, तो सेलुलोज किसका बहुलक होता है? ग्लूकोज का बहुलक होता है। इसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से ही होता है। बहुत सारे ग्लूकोज अणु आपस में जुड़कर बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़कर सेलुलोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज के अलावा यहाँ पर कोई अन्य अणु नहीं होगा।
बात को समझिएगा, इसीलिए कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड, मतलब एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड अणुओं के जुड़ने से जिनका निर्माण होता है उन्हें हम होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। अब जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर होगा हेट्रोपॉलीसेकेराइड, इसका अपोजिट होगा, इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं के आपस में जुड़ने से होता है। मतलब यहाँ पर एक ही प्रकार का नहीं, विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड अणु आपस में जुड़कर हेट्रोपॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं पेक्टिन, हिपैरिन व हेमीसेलुलोज आदि। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हिपैरिन को ले लीजिए। हिपैरिन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमारी, जैसे आपने देखा कि जब कहीं पर भी स्किन पे कट जाता है तो कटने के बाद उसमें से ब्लड निकलने लगता है और थोड़ी देर बाद ब्लड सूख जाता है, उसे हम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का, रक्त का थक्का जमना। ये आपको 12th में बताया जाएगा कैसे जमता है। तो जब हवा के संपर्क में आता है तभी जमता है। हमारी नसों में क्यों नहीं जमता रक्त? ठीक है, तो नस जिसे हम रक्त वाहिनी कहते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त वाहिनियों में रक्त क्यों नहीं जमता? तो चूंकि रक्त में हिपैरिन पाया जाता है और हिपैरिन की उपस्थिति के कारण रक्त वाहिनियों में नहीं जमता। ठीक है, हिपैरिन के प्रेजेंस की वजह से ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड आर्टरीज में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? हिपैरिन को कहते हैं एंटी कोआगुलेंट एजेंट। एंटी कोआगुलेंट होता है, मतलब कोआगुलेंट मतलब होता है जमना, तो ये जमने का विरोध करता है, तो हिपैरिन एंटी कोआगुलेंट एजेंट कहलाता है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये खत्म हो गया पॉलीसेकेराइड के प्रकार। होमोपॉलीसेकेराइड के बारे में आपने समझ लिया कि जो एक समान प्रकार के मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल सबके याद करने हैं आपको। फिर उसके बाद हेट्रोपॉलीसेकेराइड, इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के मोनोसेकेराइड अणुओं से होता है। मतलब अगर पेक्टिन की बात की जाए तो पेक्टिन में हो सकता है ग्लूकोज भी हो, फ्रक्टोज भी हो, और फिर गैलेक्टोज भी हो, फिर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कई प्रकार के मोनोसेकेराइड अणु आपस में जुड़ जाते हैं, तब इन सब का निर्माण होता है। तो ऐसे पॉलीसेकेराइड को हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। बस ये हो गया प्रकार के बारे में। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट की विशेष चर्चा करेंगे, उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे, जैसे स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या उपयोग है, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, इनके बारे में थोड़ी सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला कार्बोहाइड्रेट देखें जो कि है मंड या स्टार्च के बारे में। ठीक है, मंड जिसे इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस उन्हीं को आप लिखेंगे, याद करेंगे। तो इनके बारे में कि ये जल में अविलेय होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पौधों में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में ही मिलते हैं, स्टार्च के रूप में मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यूपी टेट में पूछा जाता है।
टेट एग्जाम में पूछा गया है कि पौधों में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है। तो पौधों में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दें, आलू का पौधा, आलू के पौधे में आप देखेंगे तो आलू के पौधे में जो मान लीजिए ये पौधा है आलू का, तो इसके नीचे जो होता है इसी को हम आलू कहते हैं, जो कि एक तना होता है। आलू यही है। तो आलू में, आलू एक मॉडिफिकेशन है स्टेम का, मतलब तने का रूपांतरित भाग है। तने का कार्य होता है जल और खनिज लवण को पहुंचाना, लेकिन यहाँ पर तना का कार्य रूपांतरित हो गया किस कार्य के लिए? भोज्य पदार्थ को संचित करने के लिए। और यहाँ पर भोज्य पदार्थ का संचय होने लगता है, मतलब जो पौधा बनाता है भोजन वो इस जगह पर इकट्ठा होता रहता है। और वो भोजन किस रूप में इकट्ठा होता है? स्टार्च के रूप में। यानी आलू के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? स्टार्च। मतलब बात समझ में आई? ये सिर्फ आलू का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी सभी पौधों में जहाँ कहीं भी अगर संचित होता है भोजन तो वो किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। खूब पूछा जाता है कि पौधों में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। अगर हम जंतुओं की बात करें, अगर मनुष्य की बात करें कि हमारे शरीर में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो हमारे शरीर में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक, इतना पढ़ लिया। पौधों में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होता है। अब फिर तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो मंडकण के बारे में, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। मंडकण, जिसे हम स्टार्च ग्रेन कहते हैं। स्टार्च ग्रेन का निर्माण किससे होता है? का निर्माण एमाइलोज व एमाइलो पैक्टिन से होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्टार्च ग्रेन का निर्माण किससे होता है, तो एमाइलोज और एमाइलो पैक्टिन से होता है। ठीक है, ये हो गया मंड या स्टार्च के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हम दूसरा कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड देखें कि उनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अगला कार्बोहाइड्रेट जिसको हमें पढ़ना है वो है सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज, सेलुलोज पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। और आपने ये भी पढ़ा था शुरुआत में कि कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, वो तो है ही कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज कोशिका भित्ति, सेलुलोज कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, आपको हमने बताया था अध्याय 8 में ही कोशिका के बारे में। कोशिका के चारों तरफ एक आवरण पाई जाती है, मतलब आवरण तो 3 पाई जाती हैं, जिनमें एक आवरण होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और हमने आपको बताया था कि सभी पर अलग अलग जंतुओं में, अलग अलग जीवों में कोशिका भित्ति अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे अगर हम जीवाणु की बात करें तो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से। ठीक है, पौधे की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? तो पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और आप जानते भी हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पौधे पाए जाते हैं। तो जब पौधे इतने मात्रा में पाए जाते हैं और उनके हर कोशिका में सेलुलोज है, तो ऑफ कोर्स सेलुलोज पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होगा। तो सेलुलोज कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण घटक होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सेलुलोज किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है? पौधों की।
जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो सेलुलोज कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण घटक होता है। और सेलुलोज लिखेंगे ये ग्लूकोज का बहुलक होता है, यह ग्लूकोज का बहुलक है। मतलब सेलुलोज का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज से होता है। बहुत सारे ग्लूकोज अणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? सेलुलोज। अगर हम पौधों में कुल कार्बन देखें तो कुल कार्बन का 50% भाग सेलुलोज ही होता है। पौधों में कुल कार्बन का 50% भाग सेलुलोज होता है। ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में सेलुलोज कहाँ मिलता है? तो सर्वाधिक मात्रा में सेलुलोज कपास के रेशे में पाया जाता है। ठीक है, लगभग कितना? 90%। अगर हम कपास रुई को देखें तो रुई के रेशे में 90% भाग सेलुलोज होता है। अगर हम कहें कि हमारी ये जो टी शर्ट है अगर ये कॉटन से बना है, कपास से बना है, तो यानी इसमें भी 90% भाग क्या है? सेलुलोज है। ठीक है। ये जो सेलुलोज होता है वो बहुत सारे सूक्ष्म अणु, जीवाणु, कवक या कोई भी सूक्ष्म जीव हैं उनके भोजन के रूप में कार्य करता है। तो आप ये लिखेंगे कि सेलुलोज बहुत से जीव जैसे जीवाणु, कवक या सूक्ष्म जीव का भोजन भी होता है। ठीक है, मतलब कि कवक, जीवाणु या सूक्ष्म जीव सेलुलोज को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। ठीक है, हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते, परंतु कुछ चरने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, क्योंकि सेलुलोज के पाचन में सहायक जीवाणु, जिन्हें हम सहजीवी जीवाणु कहते हैं, इन जंतुओं के गट में पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हम सभी, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है कि क्या हम सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं? नहीं, हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आंत में वो सहजीवी जीवाणु नहीं है जो उसको पचाने में सहायक होते हैं। ये जीवाणु कुछ चरने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस, रूमिनेंट कैटल जिसे कहते हैं, उनमें पाए जाते हैं, तो वो वहाँ पर सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं। तो अगला पॉइंट आपने ये लिख लिया कि सेलुलोज का पाचन मनुष्य शरीर में नहीं हो सकता, परंतु कुछ चरने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस जिनके गट में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं वे सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। ठीक है, बस। तो ये सेलुलोज के बारे में इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम देखेंगे अगला कार्बोहाइड्रेट। अगला है ग्लाइकोजन। तीसरा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतना कि ये मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? स्टार्च। सॉरी, पौधों में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। जंतु में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट लिखेंगे कि जंतु व कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, बस इसके बारे में सिर्फ एक पॉइंट। अगला कार्बोहाइड्रेट आता है पेक्टिन। अगला कार्बोहाइड्रेट है पेक्टिन। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बस उसे ही पढ़ना है, फालतू के बकवास नहीं पढ़ना। पेक्टिन के बारे में पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यह कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका जिसे हम मिडिल लैमिला कहते हैं, मिडिल लैमिला का मुख्य घटक है।
ध्यान रखिएगा। पैक्टिन जो होता है, कोशिका भित्ति में कई स्तर होते हैं। इनमें एक स्तर मध्य पटलिका होता है जिसका मुख्य घटक क्या है, पैक्टिन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पैक्टिन का प्रयोग खाद्य पदार्थों जैसे जेली व मुरब्बे के रूप में करते हैं। ठीक है, बस ये था पैक्टिन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। अगला कार्बोहाइड्रेट है काइटिन। काइटिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी इसमें पूछे जाते हैं। तो काइटिन चूँकि किसका बहुलक होता है, मतलब किससे मिलकर बना होता है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि यह एन एसिटाइल डी ग्लूकोसाइमीन का बहुलक होता है। मतलब काइटिन किससे मिलकर बना होता है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसाइमीन से मिलकर बना होता है। काइटिन का इंपॉर्टेंस अभी आपको बताया था कि कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की मिलकर बनी होती है। अगर हम देखें कीटों का बाह्य कंकाल, कीटों का बाहरी जो कंकाल है वो किसका मिलकर बना होता है, तो वो भी काइटिन का मिलकर बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति व कीटों का बाह्य कंकाल किससे मिलकर बना होता है, काइटिन का बना होता है। काइटिन का बना होता है। ठीक है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन, नीट 2013 में शायद पूछा गया है। नीट 2013 में पूछा गया है कि काइटिन वृहत अणु है, वृहत अणु है, ऐसे सिर्फ ऐसे था क्वेश्चन। नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। काइटिन वृहत अणु है। ऑप्शन कौन कौन से थे, तो ऑप्शन ये है कि फास्फोरस युक्त पॉलीसैकेराइड, या ऑप्शन बी नाइट्रोजन युक्त पॉलीसैकेराइड, या ऑप्शन सी सल्फर युक्त पॉलीसैकेराइड, या ऑप्शन डी पोटेशियम युक्त पॉलीसैकेराइड। आप खुद बता सकते हो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए नीट 2013 में पूछा क्वेश्चन है, कितना इजी है, आप पढ़े होंगे तो ज़रूर आप बता ले जाएंगे। अब देखिए आप क्या बता नहीं सकते कि काइटिन वृहत अणु है, कौन से युक्त पॉलीसैकेराइड, फास्फोरस, नाइट्रोजन या सल्फर या पोटेशियम। ऑफ कोर्स आप सही बता रहे हैं, नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर आया है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसाइमीन का बहुलक है। तो जो काइटिन होता है वो नाइट्रोजन युक्त पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन भी एक काइटिन से रिलेटेड जो पूछा गया है। फिर काइटिन के बारे में एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि काइटिन सेलुलोज के बाद पृथ्वी पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक मात्रा का पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, यह कार्बनिक पदार्थ है। सेलुलोज के बाद पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, काइटिन। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था काइटिन के बाद। चलिए अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के बारे में जितने भी पॉइंट थे, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार और कुछ महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ये ख़त्म। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य।
ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है सभी जीवों में। तो लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट सभी जीवों में मुख्य ऊर्जा स्रोत है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जीवों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका प्रयोग जीव अलग अलग कार्यों को करने में करते हैं। ठीक है। तो जीवों में श्वसन के दौरान आपको बताया है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ना, ये रिएक्शन भी चाहे तो लिख सकते हैं। 6CO2 बनता है, 6H2O बनता है और 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है और इसी ऊर्जा का प्रयोग जीव विभिन्न कार्यों को करने में करते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। वसा व अमीनो अम्ल का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज द्वारा ही होता है, ग्लूकोज से ही होता है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, मंड यानी स्टार्च पौधों में व ग्लाइकोजन जंतुओं में मुख्य ईंधन स्रोत है। ठीक है, इतना आप लोग लिखिए। मंड पौधों में व ग्लाइकोजन जंतुओं में मुख्य ईंधन स्रोत होता है। अब एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे जो कि अभी आपको हमने बताया, कीटों। कीटों को किस में रखा गया है? कौन से संघ में? आर्थ्रोपोडा। पृथ्वी पर सबसे मात्रा में पाए जाते हैं कौन से जीव? कीट ही पाए जाते हैं, इसीलिए आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ माना जाता है। तो कीटों जिन्हें आर्थ्रोपोडा में रखा गया है, कीटों का बाह्य कंकाल अगर हम देखें, कीटों का बाह्य कंकाल भी किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कौन से कार्बोहाइड्रेट का? बाह्य कंकाल काइटिन नामक काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है, बस 5 पॉइंट बहुत है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य में 5 पॉइंट इनफ है। तो अभी भाग 4 के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट के बारे में समस्त जानकारी आपने ले ली। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट का पूरा विस्तृत वर्णन और कार्बोहाइड्रेट के कार्य आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद भाग 5 के अंतर्गत मैं इसके आगे के टॉपिक जो कि होगा शायद प्रोटीन के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन कि हम पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड के जो अणु आपस में जुड़ते हैं जिस बंध द्वारा, उस बंध को क्या कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, होमोपॉलीसेक्राइड का उदाहरण बताइए और हेटेरोपॉलीसेक्राइड का उदाहरण बताइए। तीसरा क्वेश्चन कि हमारी रक्त वाहिनियों में रक्त क्यों नहीं जमता? चौथा क्वेश्चन, पौधों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? पांचवा क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति व कीटों का बाह्य कंकाल किससे मिलकर बना होता है? छठवां क्वेश्चन, काइटिन किससे मिलकर बना होता है? बस इतने क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे के पार्ट मैं जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।